आइए सवालों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सांसद जी आप ही से सवाल है कि ये जो हिंदुत्व के हाईवे पर आप दौड़ रहे हैं ये तो दिख रहा है, लेकिन सवाल है कि असल मुद्दों पर जब आप जाइए तो जनता, आप देखिए ना, मतलब चीफ जस्टिस भी अगर कोई कॉकरोच जैसा शब्द की ये कर देते हैं तो एक दिखता है कि भाई पूरा जोर एक नई पार्टी बनाने की तरफ पड़ जाता है उसी नाम से। तो आज सवाल यह है कि क्या आप जनता उनके असल मुद्दों से कटकर हिंदुत्व के हाईवे पर सिर्फ चुनाव जीत रहे हैं, सिर्फ इमोशनल इश्यूज पर चुनाव जीत रहे हैं, या असल काम भी हो रहा है? देखिए, जिसको आप सो कॉल्ड हिंदुत्व का हाईवे कहते हैं, भारत की वास्तविक पहचान का वो प्रतीक है। जब हम 2000 साल के आक्रमण और 800 साल की प्रत्यक्ष गुलामी के बाद आजाद हुए तो बड़ी सहज स्वाभाविक बात थी कि एक दो पीढ़ी उस गुलामी की मानसिकता से बाहर आने में लग जाती है। इसीलिए 1990s का डिकेड, यानी जब आजादी के 40-42 साल हो गए थे, तब हिंदुत्व का राइज हुआ। ये और कुछ नहीं था, भारत का अपना नैसर्गिक स्वरूप में ऊपर आना था। उस समय लोगों ने कहा हिंदुत्व पॉलिटिक्स से थोड़ी चल पाएगी, ज्यादा नहीं चल पाएगी। अब वो मैं इसमें नहीं जाना चाहता, बीजेपी की 89 सीटें आई, 86 आ रहे, इससे ज्यादा नहीं आएंगी, 120 मैक्सिमम हो गई, 160 अब इससे ज्यादा नहीं होगी, 182 इससे ज्यादा नहीं होगी। अब उसके बाद जिस ढंग से भारत की उस मूल आत्मा को कुचलने का प्रयास किया गया, अब उसके विपरीत में उठकर भारत नैसर्गिक स्वरूप में आ रहा है। और जो मैं बात पहले कह चुका हूं, फिर मैं कह रहा हूं, आजादी के बाद इस देश के दो टुकड़े हुए, अब 3 टुकड़े हुए। 2 मुस्लिम राष्ट्र बने, पाकिस्तान और बांग्लादेश, और भारत आंशिक मुस्लिम राष्ट्र बना बाय कॉन्स्टिट्यूशन। और अब वो वास्तविक सेकुलर राष्ट्र के रूप में तब्दील हो रहा है। इसलिए इन लोगों को समस्या नजर आ रही है। और जहां विकास की बात है, मुद्दे की बात, तो भाई राहुल गांधी खुद ही कहते हैं ना कि ये तो हिंदुत्व वाले हैं। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब तक उनको हिंदू समझ में आता, हिंदुत्व नहीं, जब तक हिंदू वालों की सरकार थी तो भारत की ग्रोथ रेट क्या थी? 2%, 1.5%, 1.8%, बस इतनी। और भारत का मजाक उड़ाया जाता था ये कह के कि ये तो हिंदू ग्रोथ रेट है, 2% से ऊपर तो इंडिया ग्रो नहीं कर सकता। रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या रहती थी 1973-74 में? 26%। मगर जब से हिंदुत्व वाले आए हैं, आज बताइए ग्रोथ रेट कितनी है? 7.4%। वर्ल्ड की ऑल मेजर इकोनॉमीज में सबसे ज्यादा। रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है? अभी इसके दाम बढ़ने के बाद 3.4% है, वरना दिसंबर में 1.33% था। जब हिंदू वालों की सरकार थी, भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जब वो ढांचा खड़ा हुआ था, $1 बिलियन से कम था 1991 में। सोना गिरवी रखा गया था, 2 बार रुपये का डिवैल्यूएशन हुआ था, और अब $100 बिलियन पहुंचा अटल जी की सरकार में, $500 बिलियन क्रॉस किया मोदी जी की सरकार में। और उस जमाने में क्या होता था? कोई आता था, मारकर चला जाता था। अब भारत जाता है, ठोक के चला आता है। पहले हम चिल्लाते रहते थे कि देखिए देखिए ऐसा हो रहा है, अब वो कहता है कि कोई मारा जा रहा है। अभी देखिए, अभी वो पता नहीं अज्ञात हमलावरों ने पुलवामा के अटैक के जो मुख्य आरोपी था हामिद बुरहान, वो अज्ञात हमलावरों के द्वारा मार दिया गया है। अब पता नहीं क्या परिस्थिति हो रही है, यानी खुद ही पाकिस्तान के अंदर एक बार डाउन होता चला जा रहा है। तो किसी भी पैरामीटर पर देखें तो विकास हो, ग्रोथ हो, भारत का अपना सेल्फ डिफेंस हो, उन सब में भारत का नैसर्गिक राइज है। जो जो हिंदुत्व का राइज हुआ है, त्यों त्यों भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी है, त्यों त्यों भारत की डिफेंस ताकत बढ़ी है। और अभी जो बंगाल में जीत हुई है, उस पर तो जो मैंने बोला था फिर रिपीट कर देता हूं, भारत के पूर्वी भाग में शक्ति की आराधना होती है और 3 प्रमुख शक्ति केंद्र माने जाते हैं। त्रिपुरा की मां त्रिपुर सुंदरी, असम की मां कामाख्या, और बंगाल में कलकत्ता की काली जी। मां त्रिपुर सुंदरी का 2 बार आशीर्वाद मिला, मां कामाख्या का 3 बार आशीर्वाद मिला, और अब इस बार कलकत्ते की काली मां का भी पूरा आशीर्वाद मिल गया। तो अब हिंदू धर्म की शक्ति को जागृत होने से कोई रोक नहीं सकता। जिसे अटल जी ने अपनी कविता की एक पंक्ति में कहा था कि हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो अब एक नया स्वरूप भी आ रहा है कि मैं शंकर का वह क्रोधानल, कर सकता जगती छार छार। मैं डमरू की प्रलयंकर ध्वनि नचता जिसमें भीषण संहार, रणचंडी की अतृप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार। फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, यदि धधक उठे विप्लव लेकर जल थल अंबर जड़ चेतन, तो कैसा विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। चलिए भाई राजकुमार भाटी जी, माइक उठाइए और बताइए कि क्या ये बीजेपी का ही साइड इफेक्ट है? जो समाजवादी पार्टी कहती थी कि हमारे लिए पूजा पद्धति, धर्म, पूजा जो भी है वो निजी है, पर्सनल है, हम उसको जग जाहिर नहीं करते, हम क्यों दिवाली हो, मंदिर हो जाने का वीडियो डालें। लेकिन अब अखिलेश जी भी डालने लगे हैं, वो हनुमान जी की पूजा भी करते हैं, प्रसाद बांटते हैं, तो उसका वीडियो डाल रहे हैं सोशल मीडिया पर। क्या ये बीजेपी का साइड इफेक्ट है? भारतीय राजनीतिज्ञों में
हनुमान के सबसे बड़े पुजारी अगर कोई थे तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे। वो हनुमान की हमेशा पूजा करते थे, हनुमान का व्रत रखते थे। सैफई परिवार में, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के परिवार में जिस तरह से हिंदू तीज त्यौहार जिस शानदार तरीके से मनाए जाते हैं, शायद किसी और परिवार में नहीं मनाए जाते। बड़े मंगल पर लखनऊ में भंडारे लगते हैं। डिम्पल यादव कई बार उन भंडारों में सेवा करने गई हैं, अब नहीं, बहुत पहले, 2-4 साल पहले भी। तो ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि हम भी हिंदू हैं, हमारी भी अपनी आस्था है, हम भी अपनी संस्कृति को मानते हैं, अपने देवी देवताओं को मानते हैं और अपने तरीके से पूजन करते हैं। लेकिन जब सार्वजनिक रूप से सवाल पूछे जाते हैं, मंदिर कब जाओगे, वो कब जाओगे, ये कब जाओ, आस्था पे किसी की पे सवाल नहीं उठाना चाहिए। अभी हमारे त्रिवेदी जी ने कहा, सुधांशु त्रिवेदी जी ने, कि भारत की मूल आत्मा को कुचलने का प्रयास किया गया। भारत की मूल आत्मा है भारत का संविधान, जो कहता है सामाजिक आर्थिक न्याय की बात। भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक आर्थिक न्याय दिया जाएगा। भारत के किसी नागरिक के साथ धर्म, जाति, जन्म स्थान, रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता होगी। भारत की जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं वो भारत की आत्मा है। आप क्या कर रहे हैं? अभी कल ही अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने 9 साल के अंदर 22 परीक्षाओं में ओबीसी पीडीए समाज के 11,514 नौकरियों की चोरी की है। ओबीसी को लगातार नौकरियों से बाहर करने के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। आप हिंदुत्व के हाईवे पर दौड़िए, लेकिन सारे हिंदुओं को लेकर दौड़िए नहीं। आप 15% हिंदू को लेकर आगे दौड़ जाना चाहते हैं और 85% को हाईवे से धक्का दे देना चाहते हैं। इसी तरह आपने पश्चिम बंगाल में किया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही देखिए, मंडल आयोग की सिफारिश है कि 27% ओबीसी के लिए आरक्षण दिया जाए, लेकिन पश्चिम बंगाल में मात्र 17% था। मध्य प्रदेश में भी 15% है। इन्होंने उसे बढ़ाने के बजाय 17 को 7 कर दिया। 17% आरक्षण को, जो ओबीसी 54%, 65% देश में, उसे 7% पे ले आए। तो हमें केवल शिकायत यह है कि भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, भारत के संविधान को मत तोड़िए, भारत के दबे कुचले पिछड़े दलित पीडीए समाज का शोषण मत करिए, उनके पदों की चोरी मत करिए, उनके साथ अन्याय मत करिए। पीडीए में कौन कौन है सर? पीडीए में वो तमाम लोग हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है, जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, पी से कौन है? जो पीड़ित हैं, दुखी हैं और अपमानित हैं। पी से पिछड़ा भी है। देखिए, पीड़ित, दुखी, अपमानित, मतलब आप अरे जात है सर, कहाँ फंसे हैं पे हंसते हैं, हम कहाँ आप हमारे एजेंडा पे हंसते हैं। अच्छा, अखिलेश जी से मैंने पूछा, उन्होंने मुझे बताया कि पिछड़ा दलित है और आप इसका नया दे रहे हैं। मतलब जो प्रवक्ता आएगा वो नया गढ़ देगा अपने मन से। नया नहीं है बिल्कुल। तो फिर सही बताइए ना। नहीं, सही बताइए क्या है? पीडीए में पिछड़ा भी है, दलित भी है, आदिवासी भी है, अल्पसंख्यक भी है, आदि आबादी भी है, आदिवासी भी है, दुखी भी है, अपमानित भी है, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग के भी, जो लोग इनकी सरकार से पीड़ित हैं। खुशी दुबे के साथ क्या हुआ? चलिए 4 दिन मात्र हुए थे उसकी शादी को, देखिए, पीडीए का एक ही फुल फॉर्म है, अखिलेश यादव जी ने उठाई। पीडीए का एक ही फुल फॉर्म है, परिवारवादी, दबंग और अपराधी। बाकी वो जिस भी कैटेगरी में पाए जाते हो वो सारी कैटेगरी में इनके साथ आ जाते हैं। अब इन्होंने ये बात कही तो मैं भी कहना चाहता हूं, जब इनकी सरकार आती है तो कितने पिछड़ों को मिलता है? सारा का सारा उत्तर प्रदेश की प्रतिभा 4 जिलों के 50-60 परिवार के लोगों के बीच में दिखाई पड़ने लगती है। सब जगह उन्हीं का सिलेक्शन होता है। मैक्सिमम 100 परिवार हैं जिनको सारा का सारा लाभ मिलता है। फॉरगेट अबाउट गैर यादव पिछड़ा, यादव समाज में एक ढंग का व्यक्ति नहीं मिलता है। 35 साल हो गए इस पार्टी को बने हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री, कभी इन्होंने एक योग्य यादव व्यक्ति को भी नहीं बनाया। भाटी जी, आप कभी बनिएगा? किसी से कोई नहीं मतलब है। और एक जो पिछड़ों के आरक्षण की बात बताना चाहता हूं, जानते हैं इनमें क्या है? पश्चिम बंगाल सरकार ने क्या किया था? 77 जातियां जोड़ी ओबीसी में, उसमें 74 मुस्लिम। इसके लिए अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने संवैधानिक दर्जा न दिया होता ओबीसी आयोग को, तो ओबीसी आयोग ने पूछा कि भाई ये कैसे हो गया, ये 77 में 74 मुस्लिम कैसे? जानते क्या बोले? वो कन्वर्ट होने से पहले वो लोग ओबीसी थे इसलिए। तो पूछा गया इतनी भारी मात्रा में कन्वर्जन कैसे हो गया, तो कोई जवाब नहीं दे पाए। चूंकि वो रद्द हो गया ओबीसी कमीशन से, इसलिए वो ऑटोमेटिकली घटकर वो आ गया। और मैं अंत में कहूंगा, साहब पूजा तो सही बात है, वो तो शंकर जी की पूजा रावण भी करता था और शंकर जी की पूजा राम भी करते थे। कौन किस हेतु से करता था यह भगवान देखते हैं। राम जब रामेश्वरम में भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना की तो उन्होंने कहा रामस्य ईश्वरा या सा रामेश्वरम, जो राम का ईश्वर है वो रामेश्वर है। शंकर जी ने कहा नहीं, राम ईश्वरा यस्य सा रामेश्वरम। तो शंकर जी ने हनुमान रामचंद्र जी की पूजा की, रावण ने कभी राम की पूजा नहीं की।
और जो राम के मंदिर में नहीं गए तो राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल तारन हारा। चलिए अभय दुबे जी, अब आप मोर्चा संभालिए। मतलब पहले तो सर बुरा मत मानिएगा, क्योंकि अक्सर कांग्रेस वाले बुरा मान जाते हैं जब भी मैं ये सवाल पूछती हूँ। आपके अस्तित्व की लड़ाई है और ऐसी खबर आई कि मायावती जी के साथ मिलने की कोशिश हो रही है, ऐसा बहुजन समाज पार्टी ने पोस्ट किया। तो क्या आप लोग चाहते हैं मायावती जी से कोलिशन करें, गठबंधन बनाएं, और वो इसके लिए तैयार नहीं है? क्या चल क्या रहा है सर आपकी पार्टी का यूपी में? उचित समय आएगा तो आपके सहित समूचे देश को ये बात पता लग जाएगी। सवाल ये है, प्रश्न ये किया अंजना जी ने कि हिंदू अस्मिता और हिंदू आस्था का प्रतीक भारतीय जनता पार्टी है और वो उस आधार पर सत्ता के रथ पर सवार है। सुधांशु त्रिवेदी जी ने व्याख्या की त्रिपुर सुंदरी की, कामाख्या देवी की और मां कालका की। उनके पुत्रों को दगा और धोखा दे करके आप हिंदू आस्था या हिंदू अस्मिता की बात कर सकते हैं? हिंदू धर्म सत्ता की सीढ़ी मात्र भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्यों रटते रहते हैं दिन भर ये? क्यों इतनी आध्यात्मिक बातें करते हैं? जानते हैं, क्योंकि जो पाप है उसको छुपाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में 3287 बलात्कार हर साल होते हैं। बेटियों का 7919 अपहरण हर साल होते हैं। महिला और बच्चों पर अपराध 43,901, 43,000। ये सारे आंकड़े हिंदुस्तान में सबसे अधिक है। मर्डर 3,290। एसिड अटैक दो प्रांत हैं, दोनों भारतीय जनता पार्टी के, और उत्तर प्रदेश जहां पर सबसे ज्यादा एसिड अटैक होते हैं। सबसे ज्यादा एनीमिया बच्चों में, और जो है, अब हेल्थ की बात बता रहा हूं। हेल्थ की स्थिति यह है कि अभी हाईकोर्ट का ने ऑर्डर दिया है, टेक एक्शन अगेंस्ट डिटीरियोरेटिंग मेडिकल फैसिलिटीज इन स्टेट। उन्होंने कहा हाथ से निकल जाए, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर है, उसके पहले इसको संभाल लीजिए। 50% महिलाएं खून की कमी की शिकार है, 65% बच्चे खून की कमी के शिकार हैं। एजुकेशन डेवलपमेंट इंडेक्स मोदी जी ने अभी दिया है प्रमाण पत्र योगी जी को। उन्होंने कहा है कि जो सिंगल टीचर, आप चौंक जाएंगे, 6,28,000 बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ एक टीचर, एक शिक्षक के भरोसे हैं। 9,508 इतने मुद्दे, फिर भी जनता आपको वोट क्यों नहीं दे रही? सुनिए ना, सवाल तो ये है ना सर, इतने सारे मुद्दे और ये बच्चे सुन भी रहे हैं, सबको मुद्दे पता है। खोजने वियतनाम जर्मनी चले गए। जिस दिन समाजवादी पार्टी पर फिर भी उनको भरोसा है, तभी उन्होंने 2024 में ललकारा है इतनी बुरी तरह से। एक दृश्य दिखाया था, कितना सीट आया सर? आपने एक दृश्य दिखाया था अभी वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर का। हाँ। एक बड़ा सा दृश्य आपने दिखाया। ऐसा ही दृश्य मैंने 2019 में प्रधानमंत्री जी का देखा। वो कह रहे थे ये शुभेंदु अधिकारी टेलीविजन पर घूस लेता हुआ पकड़ा गया, इसके खिलाफ क्या कोई एक्शन नहीं लोगे? जानते हो क्या हुआ उस मुकदमे का? 5 लोग थे उस नारदा स्कैम में जिनको टीवी पर दिखाया था। 4 को सीबीआई ने पकड़ा है, 4 को, 1 को नहीं पकड़ा। ये आप चुनाव के पहले भी बोल रहे थे, कितना सीट आया? तो अब सर आपका रोड मैप क्या है? आप एक मजबूत विपक्ष देश को क्यों नहीं दे पा रहे हैं? ये सवाल है। ये अंततः जनता को तय करना है। हम ये बात उठाते रहेंगे कि हिंदू अस्मिता का प्रश्न नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के संसाधनों की लूट का प्रश्न है। 8,000 करोड़ के अगर इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम करते हैं, 10,000 करोड़ रुपए इनके खाते में होते हैं। अगर 500 वैभवशाली इमारतें, ऐसी बड़ी बड़ी 500 करोड़ की इमारतें इनके दफ्तर के रूप में तब्दील होती, तो हम प्रश्न उठाएंगे कि एक गरीब को 1,20,000 रुपए घर बनाने के लिए देते प्रधानमंत्री जी, और आपका कार्यालय 500 करोड़ में बन रहा है। तो ये सवाल हम उठाएंगे। हम कहेंगे प्रधानमंत्री जी, आज जो एनर्जी क्राइसिस है हिंदुस्तान की, उसके मूल रूप से जनक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व नहीं बनाए प्रधानमंत्री जी। 2005 में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बनाए थे, उसके बाद नहीं बनाए। 32 यूरिया के कारखाने हिंदुस्तान में है, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बनाए थे। जानते क्या दिया है अभी पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिपोर्ट? उन्होंने कहा है कि ये 40 और 50 साल पुराने हो गए, 25-40 साल पुराने हो गए हैं और 7-50 साल पुराने हो गए। एक सवाल मुझे पूछने दीजिए अभय जी, आप लगातार बोल रहे हैं, बहुत अच्छा आप बोलते हैं और आपके लिए इस पर आपका साधुवाद। आप पिछले 5 साल के अपने डिबेट्स का उठा लीजिए, यही बातें आप हर बार कहते हैं। मेरा प्रश्न आपसे यह है, 19 में आपने चौकीदार चोर है कहा था, 2027 के चुनाव के पहले अब आप गद्दार कह रहे हैं पीएम और एचएम को। आपको लग रहा है इससे आप पे भरोसा जगेगा जनता का? आपकी स्ट्रैटेजी क्या है साहब? जिसने विश्वासघात किया हो, जिसने विष के वास में विष घोल दिया हो, जिसने विश्वास में भारत के, उनको क्या कहें? अगर वफादारी की होती तो वफादार कहते हैं अंजना जी। हमने जो भी कहा, ये इतिहास साक्षी है, हमने
भारतीय जनता पार्टी की तरह सत्ता की भूख में नहीं मरे जा रहे हैं। इन्होंने इस प्रजातंत्र को समाप्त करके अपनी सत्ता की भूख मिटाई है। यहां वेस्ट बंगाल में जनादेश नहीं ज्ञानादेश लिया, एसआईआर की अवैधानिक प्रक्रिया, सर्वोच्च अदालत आप कहते हो, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते। आप जानते हो क्या हुआ है सुप्रीम कोर्ट? एसआईआर तो केरल में भी हुआ था, वहां आपकी सरकार बन गई तो सांप सूंघ गया। नहीं, केरल में भी एसआईआर हुआ था। उन्होंने कहा एसआईआर से फायदा हुआ कांग्रेस को केरल में। ये सांप के डसने का सवाल है। अरे सर, डसने वसने का नहीं है, आपको अपने नेतृत्व पर कितना। सर, असल सवालों का कांग्रेस सामना नहीं करना चाहती है। एंथनी रिपोर्ट में आपको याद नहीं दिलाना चाहती हूं क्योंकि आप लोगों को फिर परेशानी होगी, लेकिन जहां जहां मुस्लिम तुष्टीकरण होता है वहां वहां आप ही बीजेपी की जमीन तैयार करते हैं। दूसरा, आपके नेतृत्व पर जनता को कितना भरोसा है? बताइए ना, क्या राहुल गांधी मोदी के सामने खड़े होकर मैं लीडर बन रहा हूं ऑपोजिशन का, कोई आप लोगों में एकता है? आपके पास क्या विकल्प है जो आप दे रहे हैं जनता को? आप बताइए ना। आपने कहा मुस्लिम तुष्टीकरण, हमने कभी शमशान कब्रिस्तान नहीं किया। अगर आप इतनी नफरत करोगे तो किसी को तो वोट देगा मुस्लिम समाज का आदमी। फिर अगर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है तो आप कहते हो 90% वोट देके तुष्टीकरण किया। अरे बेशर्म, एक बार जवाब ले लेते हैं। 2014 में जब आप सत्ता से जा रहे थे तो 126 देश लुटियंस की सबसे बहुमूल्य प्रॉपर्टियां वक्फ किसने की थी, ये भी बता दीजिएगा अभय जी। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, अभी इन्होंने बहुत सारे आंकड़े दिए अंजना जी, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं। आप महिला अस्मिता की तो बात आप करिए ही मत बिल्कुल भी। राजस्थान में जब आपकी सरकार थी तो आप ही के मंत्री खड़े होकर बोल रहे थे ना कि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है इसलिए यहां बलात्कार हो सकते हैं। उसके अलावा कर्नाटक के अंदर किस प्रकार के टिप्पणियां रेप के ऊपर की गई, मैं यहां बोल भी नहीं सकता हूं, आंखों से आंसू आते हैं। एक और चीज सुनिए अभय जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, पूरी बात सुन लीजिए अब आप। और रही बात समाजवादी पार्टी की, 3000 बलात्कार का आरोपी प्रधानमंत्री जी की सत्ता की। अच्छा ये बताइए किसकी सरकार में हुए थे वो बलात्कार? अब यही बता दीजिए किसकी सरकार में हुए थे बलात्कार? जब जेडीएस और कांग्रेस का गठबंधन था तब ये बलात्कार हुए थे और आपकी सरकार ने तो कोई भी कार्य नहीं किया था। प्रधानमंत्री जी सुनिए अभय जी, हम पर सवाल खड़ा करोगे? आप बीच में लगातार बोलेंगे, आपकी मौकलाहट को बताता है। सब जगह दुबे जी मुझे बारी लगातार बोलते रहेंगे, बोलिए जल्दी बोलिए। एक बात और, आपने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पे क्यों नहीं विश्वास करता आज का युवा। कारण बताता हूं मैं, इनके कर्मों के कारण नहीं करता है। आपको याद होगा 2012 से 2017 के बीच में जब उत्तर प्रदेश में सरकार थी समाजवादी पार्टी की, तो चारों अधीनस्थ चयन सेवा आयोगों के अध्यक्ष और चेयरमैन कौन थे? सभी यादव थे। उसके अलावा 2000, मैं नाम गिना रहा हूं आपको, आप नाम लीजिए। कांस्टेबल भर्ती घोटाला उत्तर प्रदेश, उनके मलकीत सिंह यादव थे। उसके अलावा यूपी एसएससी के राजकिशोर यादव थे, यूपी एसएसपी के आश्रम यादव थे, यूपी एचईएससी के लाल बिहारी यादव थे। आप ये नाम जो मैं बोल रहा हूं चेक करवा लीजिएगा। दूसरी चीज, 2013 के अंदर किस प्रकार से एक ही समुदाय के 90% एसडीएम बन जाते हैं, ये समाजवादी पार्टी के अलावा किसी भी सरकार में नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं अंजना जी, जब से 2012 से 2017 के बीच में इन चारों अधीनस्थ चयन सेवा आयोगों के द्वारा चयनित 40,000 से ज्यादा अभ्यर्थी जो थे उनकी जांच अभी भी सीबीआई इंक्वायरी में चल रही है, क्योंकि वहां पर भाई भतीजा बात किया गया। और आप जो बात कर रहे हैं घोटालों की, अगर मैं घोटालों पे गिनवाने में आऊंगा कि आपका गोमती रवन फ्रंट घोटाला, लैपटॉप घोटाला, आपका पेंशन घोटाला, समाजवादी पार्टी 50 लाख में से 7 लाख तो समाजवादी पार्टी के नेता जो गाड़ियों में चलते थे वो 500 रुपए की पेंशन ले रहे थे। ये जनता जानती है कि जब भी आप आते हैं तो सरकार में लूट और खसोट मचाते हैं। क्या कारण रहा कि जब से बाबा की सरकार आई, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई, उत्तर प्रदेश निवेश के लिए उपयुक्त हो गया? क्यों देश का दूसरा बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? कैसे जेवर का एयरपोर्ट बन गया भाई, यही बता दो। कैसे डिफेंस के कॉरिडोर बन गए, यही बता दो आप। कैसे 40 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू हो गए, यही बता दो आप। क्यों उत्तर प्रदेश में एक जिला एक माफिया खत्म करके जब एक जिला एक प्रोडक्ट बना तो उत्तर प्रदेश पूरे विश्व में गूंज रहा है। ठीक है, आप बताइए। छोटा सा जवाब आप दोनों तय कर लीजिए आपस में, छोटा भाई बड़ा भाई कर लीजिए, अपना तय कर लीजिए कौन है भाई। देखिए यही जल्दी डिबेट को ऐसे ही भ्रमित करते हैं। क्या कहा
कि उस आयोग में यादव वो कास्ट के साथ जोड़कर दिखाना चाहिए। ये नहीं बताते कि जब योगी जी आए, आदित्यनाथ जी आए, सुनिए ना, इनका नेता सुनिए, पत्रकार से लेके कोई अरे सुनिए साहब, हाँ है और जब उनकी खुद की जात पूछी जाए तो बिलबिला जाते हैं अच्छा संसद में। अच्छा सुनिए ना, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती घोटाला 2024 उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ की सरकार में, यूपी टीटी घोटाला 2021 आदित्यनाथ जी की सरकार में, यूपी सहायक शिक्षक भर्ती घोटाला, यूपी पीसीएस जे घोटाला, यूपी पुलिस एसआई घोटाला, यूपी एक लंबी एपीएस भर्ती घोटाला 2012 से 13 के बीच में, एपीओ 2015, आरओ 2013-14, लोअर सबऑर्डिनेट 2013, और चिल्लाइए, जोर से चिल्लाइए, सरकारी डॉक्टर और एलोपैथिक थोड़ा और चिल्लाइए, 2012 से 2016, एक्सरे टेक्निकल 2016 नहीं दे रहा, और जोर से 2015-16, चिल्लाइए सर, जूनियर असिस्टेंट 2016, हरियाणा में चले जाइए, 14 बड़े स्कैम हुए, शिक्षक 2013, चिल्लाइए सर, चिल्लाइए, 20 प्रवेश और भर्ती परीक्षा घोटाले, भर्ती घोटाला 2012 से 14 हो गया। आप सर बताइए। पसीना पोछ लीजिए। हाँ, सुधांशु पसीना जी, पोछिए, थोड़ा सुधांशु जी, एक- अच्छा एक सेकंड, आप दोनों से सवाल बारी बारी से होगा, आप दोनों से हुई होगा। सुधांशु जी, 43 सीटें लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की आई थी, आपको इस बात की चिंता नहीं है कि आपने तमाम जगहों पर जो अभी राज्य में आप चुनाव जीते उस पर तो आप खुशी मना रहे हैं कि हमें आशीर्वाद मिल गया, लेकिन अयोध्या ये भाई साहब ले गए, तो ये आपके लिए चैलेंज है या नहीं? अयोध्या, रामेश्वरम, चित्रकूट, भगवान प्रभु श्री राम ने दंड दिया। सर थोड़ा इनको भी बोलने दीजिए, यूपी में ये जीतते हैं, थोड़ा बोलने दीजिए इनको। हम भी जीते साथ में दोनों। देखिए जो इन्होंने बोला वैसे वो पार्लियामेंट में बोल चुका हूं 2024 के बाद। हाँ। भगवान की लीला ये समझ ही नहीं पाए। इन्होंने कहा कि हम अयोध्या हारे, हम बस्ती हारे, यानी वशिष्ठ का, हम प्रयाग हारे, वहां से रामेश्वरम, नासिक, सब हम हारे ना। हाँ। ये वो लोग थे जो कहते थे राम हुए कि नहीं सबूत बताओ, राम अयोध्या में हुए कि नहीं सबूत बताओ। वो अपने मुंह से बता रहे थे अयोध्या भी राम की थी, बस्ती भी राम की थी, प्रयागराज भी राम का था, नासिक भी राम का था, रामेश्वरम भी राम का था। और उसके बाद जो राम ने लीला दिखाई वो कहानी तो बहुत पुरानी हो गई। अब तो 2 साल में कहां से कहां दुनिया पहुंच गई। और हम लोगों ने हरियाणा जीता, महाराष्ट्र जीता, दिल्ली जीता, बिहार जीता, बंगाल जीता, और ये दोनों तो आपस में लड़के अलग हो गए। मतलब अब ये जो साथ में थे, चुनाव में समाजवादी पार्टी साथ में नहीं रही। और उत्तर प्रदेश में क्या चेंज हुआ सिर्फ एक लाइन में बताता हूं, बाकी ठीक है बहस करते रहेंगे। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की क्या छवि थी? हम लोग जब बचपन में थे कट्टे बनते थे उत्तर प्रदेश में। अब डिफेंस कॉरिडोर में इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ब्रह्मोस बनता है जो 3-3 देशों का एक्सपोर्ट हो रहा है। अगर इसके बाद भी किसी को बदला हुआ नजारा ना दिखाई पड़ रहा हो तो उसे समझना चाहिए। और रही बात इसकी कि कौन हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स करता है, तो आज केरल में इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई है, और ये वही मुस्लिम लीग है जिसने देश का विभाजन किया था। और अगर कोई ये कहना चाहे तो मैं चैलेंज करके कहता हूं, इस मुस्लिम लीग के संस्थापक मार्च 1949 में मोहम्मद इस्माइल और पीके पोकर साहब बहादुर थे, जो कि पार्टीशन से पहले मद्रास प्रेसिडेंसी का अध्यक्ष था। आपने और मुस्लिम उसने लीग के साथ सेपरेट इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अगस्त 1947 में मांगा। और अगर आप कहते हैं ये वो मुस्लिम लीग नहीं है तो आप भी इंदिरा कांग्रेस है, वो वाली कांग्रेस नहीं है। अब मैं ये बताना चाहता हूं, सुनिए एक मिनट, पूरी बात सर, एक लाइन पूरी हो जाए। असम में इनके कितने एमएलए जीत के आए? 19। उसमें मुसलमान कितने हैं? 18। और हम नहीं कह रहे, बदरुद्दीन अजमल ने कहा कांग्रेस मुस्लिम लीग हो गई है। इसलिए इनको समझना चाहिए, आज आप मुस्लिम लीग के दम पे केरल में सत्ता में है। राहुल गांधी काहे लड़ने गए थे वायनाड? वहां का डेमोग्राफिक कॉन्फ़िगरेशन समझ लीजिए। कारण जानते क्या है? ये मेहनत करना नहीं चाहते, सुविधा की राजनीति। ये कहते हैं बंगाल हम जीते, अरे अमित शाह जी जाके वहां 20 दिन रहे, राहुल गांधी कितने दिन रहे? बोलिए। चलिए असम में तो आप नेता प्रतिपक्ष थे, कितने दिन रहे? जब चुनाव चल रहा था तो ग्रेट निकोबार से लेकर वियतनाम घूम रहे थे, और उसके बाद लौट क्या कहेंगे एसआईआर हो गया। अरे एसआईआर पे तो शशि थरूर जी का स्टेटमेंट अवेलेबल है कि केरल में कम्युनिस्ट पार्टी ने जो वोटर लिस्ट में घपला कर रखा था वो एसआईआर से क्लियर हो गया, तो कांग्रेस को फायदा मिला। ये शशि थरूर जी का वीडियो अवेलेबल है, कोई जाके देख ले। ठीक है, नहीं भाटी जी बोलेगा, भाटी जी बोलेंगे। नहीं भाटी जी नहीं सर, नहीं उत्तर प्रदेश में बहस हो रही है। भाटी जी, भाटी जी छोड़ना इनके लिए कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजूं अपना मुझसा बुरा ना कोई। चलिए त्रिवेदी जी, भाटी जी, आज सवाल ये है कि आपको नहीं, मैंने सवाल लोकसभा चुनाव, सवाल तो लोकसभा चुनाव में तो आपने अच्छा किया, लेकिन वो मोमेंटम आप विधानसभा तक कैसे बरकरार रखें? सुधांशु जी इतना कमाल करते हैं, कह रहे हैं कि इनकी पार्टी जीते तो प्रभु राम की कृपा, और इनकी पार्टी हारे तो प्रभु राम की लीला। मतलब हारे तो भी राम इनके साथ, जीते तो भी राम इनके साथ, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और सूर्या मैथिल जी ने इतना धुआंधार झूठ बोला लगातार
सब घोटाले गिनवा दिए, कह रहे कि उसमें गोमती रिवर फ्रंट में और हाईवे में भी घोटाला। दोनों की जांच योगी जी ने बैठाई, मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले इनकी जांच बैठाई, लैपटॉप और दोनों में क्लियरेंस आ चुकी है। कहीं नहीं लैपटॉप आई में है, कोई आप फर्जी घोटाला- बातें मत फैलाइए यहाँ बीच पर। में नहीं चिल्लाओगे, बीच नहीं में आई चिल्लाओ, है। अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला, आप लगातार झूठ बोल रहे थे, मैं इसके बावजूद भी अच्छा, नहीं मेरा बोला। एक प्रश्न और है आपसे बात नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, जी जी मैं पूरी कर लूं अपनी बात। देखिए, अखिलेश यादव जी ने एक सड़क बनाई जो देश की सबसे शानदार सड़क है आज भी, आगरा से लखनऊ 304 किलोमीटर लंबी, लागत आई 12,000 करोड़ रुपए, 40 करोड़ रुपए पर किलोमीटर। योगी जी ने 91 किलोमीटर की गोरखपुर लिंक रोड बनाई, जो एक्सप्रेस वे नहीं है, केवल 4 लेन की सड़क है। 91 किलोमीटर की लागत आई 7200 करोड़ रुपए, 80 करोड़ रुपए पर किलोमीटर। अखिलेश जी 40 करोड़ में पर किलोमीटर में शानदार सड़क बनाए तो हम घोटालेबाज, और योगी जी उसी सड़क को 80 करोड़ में बनाए, उससे भी बेकार सड़क को, तो वो ईमानदार हो गए। कम से कम कुछ तुलना तो किया करो, कुछ अध्ययन तो किया करो, कम से कम कुछ चीजें समझे तो करो। दूसरी बात, असली मुद्दा यह है कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में 7,933 पीडीए की नौकरियों की चोरी हुई है, और ये हाईकोर्ट कह रहा, मैं नहीं कह रहा, उत्तर ये प्रदेश कैसे हाईकोर्ट निकाले कह रहा आप है। पीडीए, कैसे निकाले उसमें से? हाँ। मतलब आपको ओबीसी और एक एससी सेकंड, की। तो पीड़ित मैं दुखी तो बता रहा सारे हूं। होंगे ना उसमें, ओबीसी और एससी की। जिसका भी कटा होगा। अच्छा चलो, ओबीसी एससी सारे बदल गई, पीड़ित दुखी परिभाषा होंगे। बदल गई पिछड़े इतनी कह देर लेते में। हैं, ठीक है। वन और वन्य जीव रक्षक भर्ती में 88 पदों की चोरी हुई है। एडिड जूनियर हाई स्कूल मास्टर हेडमास्टर में 547 पदों की चोरी हुई है। ग्राम पंचायत अधिकारी में 232 पदों की चोरी हुई है। कुल मिला के 11,514 पद एससी और ओबीसी के चोरी किए गए हैं। इन वर्गों से ऐसी क्या नफरत है? क्या ये हिंदू नहीं है? क्या ये हिंदुत्व में नहीं आते? आप जात इसका कार्ड जवाब खेल ही रहे ना हैं, देना आप पड़ेगा। जाति का कार्ड खेल रहे वो हैं। तो हमारा संविधान कह रहा है। अब जवाब ओबीसी दे और दें एससी कैटेगरी जाति पर नहीं है, बाकियों का दुख वो नहीं है क्या? कैटेगरी है। अरे सर, बाकियों का दुख नहीं है क्या? बाकियों के जिनका लिए तो सबकी चोरी बात की गई क्यों है। नहीं कर सकते? बाकियों के लिए तो चोरी की सबकी गई बात है। कीजिए ना, कि तो जितने वो का भी कटा तो सबकी ओबीसी बात से नफरत कीजिए। है। वो भी तो हम पे चिपका। मैं आप एक सवाल का जवाब आप दीजिएगा। बोलिए। बताइए, मुस्लिम लीग के साथ आपने कभी कोई सरकार नहीं बनाई? नहीं। पक्का पक्का। प्रेस 1941 में अरे प्रजाकृषक सुनो भाई, पार्टी। अरे भाई सुन तो लो, हाँ, पहले बोलिए। पूरा सवाल सुन लो, मत जाइए 41 42। तो चलो, इन्होंने स्वीकार किया कि अभी इनका मुस्लिम लीग के साथ है। सुनो ना भाई, बताइए भाई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस ने 2012, सब गूगल करिएगा आप लोग। स्थानीय निकाय में मुस्लिम लीग के कारपोरेटर्स जीते, उनके साथ गठबंधन करके सरकार बनाई। इनकी पार्टी का जन्म कैसे हुआ साहब बताइए? फजलुल हक कौन था? 23 मार्च 1940 को मीनारे पाकिस्तान पर जिसने अलग पाकिस्तान का संकल्प पढ़ा, पाकिस्तान तो मुस्लिम बना ही नहीं लीग था। को 23 लेते मार्च हुए 40 को मीनारे पाकिस्तान कहां से आ हमने गई? भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज किया। इसने मतलब उस गजब है फजलुल भाई, हक, कुछ भी बोल देते सुनिए, हैं। उस फजलुल हक के साथ इन्होंने सरकार बनाई वेस्ट बंगाल में, और एक रिजोल्यूशन पास किया। जानते हैं क्या? कि भारत छोड़ो के आंदोलन को कैसे कुचलना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और संयुक्त रूप से एक मेमोरेंडम गवर्नर को देकर के आए कि भारत छोड़ो। तो ये मुस्लिम लीग से इनका नाता पुराना है। कहते हैं चुपचाप गाय का मांस खा लो, इनका चीफ मिनिस्टर कहता है। यहां हिंदू मुस्लिम करके उत्तर प्रदेश में घर में घुस के हत्या कर देंगे, और वहां कहते हैं चुपचाप गाय का मांस खा लो। इनका एक मिनिस्टर कहता है कैन समबडी स्टॉप मी, मैं खाता हूं गाय का मांस। उसने गाय का मांस खाया तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में, और जिसने पाकिस्तान भेजने की धमकी दी मुख्तार अब्बास नकवी, उसको आपने मंत्रिमंडल थोड़ा से सा बाहर कहा, कर आपने दिया। काफी लंबा तो बोल दिया। हिंदू आपने जवाब आस्थाओं दे से दो। खेल सुधांशु जी, जवाब रहे दीजिए, हैं। इन्होंने फिर मैं राम जी ने अब जो भाई साहब दंड काफी दिया हो ना, गया। देखिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने दंड दिया। अरे अभय जी, आप इनके ट्रैप में फंस रहे हैं, आप भी वहीं आइए, घूम रहे आइए। हैं। भैया, मैंने इनको आपसे कहा था बाकी ना, आइए, नीत पर आइए। घेरिए, इनको असल अब मैं असल जवाब मुद्दों पर देता तो हूं। घेरिए। मैं वही कह रहा हूं, जो इनकी इस बात का जवाब और आज का भी जवाब देता हूं। पार्टी बनी है, वो इनकी सरकार के खिलाफ जेनजी में जो गुस्सा है उसका प्रतीक है। वो कांग्रेस में काहे नहीं आते? नहीं, कांग्रेस देखिए, यही तो सवाल है। एक निष्पक्ष आवाज है जेनजी की, जो इन्होंने नीट का स्कैम किया, पक्षपात लगातार करते हैं भर्ती इसका और मतलब? प्रवेश परीक्षा के स्कैम है, उसका प्रतिफल है ये, और ये दिनों दिन बढ़ता जाएगा। इन्होंने अभी कुछ अकाउंट उनके ब्लॉक किए हैं। सरकार के खिलाफ जो आवाज उठाता है, उनकी आवाज बंद करने काफी की लंबा हो कोशिश गया, है। अब बोलने पहला बिल्कुल टेक्निकल पॉइंट बाय पॉइंट जल्दी जल्दी जवाब देता हूं। इन्होंने कहा 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जब थे, हिंदू महासभा ने फजलुल हक की प्रजा कृषक पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई। नहीं, ये बोला ही नहीं और मैंने। मैंने मुस्लिम लीग नहीं बोला है सुधांशु अच्छा, जी। आप लोग दोनों मैंने 27 में कहा आने का है क्या कि लेंगे? 1946 में बाद साल में ही आ गए। 2027 में अरे आने का आप दोनों क्या लेंगे? मगर एक बताइए, मिनट, मैं आपको नहीं, पेश नहीं, करवा मैं दूं। बोला, मैं अरे कहीं बोला। 27 में भाई साहब, आइए ये क्या गुरु। तरीका? मैंने आपकी इतनी शांति से 40 47 मैंने से आपकी वापस इतनी ऐसा शांति से बात सुनी। बाय अब बाय, सुनिए, बाय एक बाय। पॉइंट मैं जरूर बोलूंगा।
1946 में जब नेहरू प्रधानमंत्री बने अंतरिम सरकार के 2 सितंबर 46 को वेवेल के द्वारा शपथ लेकर, क्वीन की निष्ठा की शपथ लेकर, यूनियन जैक के नीचे उस सरकार का श्यामा बजट प्रसाद किसने जी ने प्रस्तुत की किया? शपथ ली थी? भाई देखिए, आप अपने टर्न में बोलिए सर। बारी बारी से प्लीज। लियाकत अली फाइनेंस मिनिस्टर था मुस्लिम लीग का, जो बाद में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना, और इसको प्रणब मुखर्जी साहब ने 2008-9 में अपनी उसमें कोट किया है। आप ही के नेता की कहानी, आपकी जुबानी। अब आइए आज के ऊपर आते हैं। जो इन्होंने कहने का प्रयास किया, इन्होंने बिल्कुल मान लिया कि ये पूरी तरीके से आज जैसे आजादी के समय कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी, मुस्लिम लीग मुसलमानों की पार्टी थी, आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस हो चुकी है। 2012 आसाम और केरल इनको बता रहे हैं। और सुनिए एक लाइन सर, टर्न पे ये किसने बोला? कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना। कांग्रेस की ताकत मुसलमान, मुसलमान की ताकत कांग्रेस। अब कुछ मुस्लिम लीग का हम रह गया है क्या भैया? अब इनको बताता हूं, ये आए SC ST के रिजर्व। एक तो बात थोड़ा सा भाटी जी के मुंह से गलत निकल गई। SC ST कास्ट है, OBC क्लास है, क्योंकि शेड्यूल्ड कास्ट वर्ड है एंड अदर बैकवर्ड क्लास वर्ड है। और अब SC से इनको कितनी मोहब्बत थी। शेड्यूल्ड कास्ट का रिजर्वेशन प्रमोशन किसने खत्म किया? सपा की सरकार ने बैकडेट से खत्म किया। हजारों SC के लोग प्रमोट जो थे वो डिमोट हो गए इनकी सरकार में। और इनकी सरकार में क्या हुआ? खुद काशीराम जी का लेटर है, 31 मई 1995 को मेरे पास लेटर है, अभी दिखा सकता हूं, जिसमें उन्होंने लिखा मुलायम सिंह सरकार में हो रहे निरंतर अनुसूचित जाति के साथ अत्याचार, प्रताड़ना और कोई सुनवाई ना होने से दुखी होकर मैं उसे वापस ले रहा हूं। और एक एक दलित विधायक को पकड़कर जाति सूचक शब्दों से अपमानित करके मायावती जी की हत्या का प्रयास, ये मायावती जी का आरोप है, हमारा नहीं। और यूपी में जो एक बार नारा लगा था, चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर, वो किसने लगाया था? दलितों ने लगाया था, दलित पार्टी ने लगाया था, हम नहीं लगाए थे। इसीलिए मैं कहता हूं, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। PDA के पता नहीं कितने चेहरे बना देते हैं लोग। चलिए जल्दी से, छोटा सा। रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम ऊपर से बड़े भोले। आप देखिए यहां पर PDA खूब लगातार चिल्ला रहे हैं। भाटी साहब जरा इनसे पूछिए ना, 2012 से 17 के बीच में कितना PDA अपना मंत्रिमंडल में रखे थे? ये 58 का इनका मंत्रिमंडल था। जरा इनसे पूछिए ना, कितने दलित थे और कितनी महिला थी और कितना जो है OBC वर्ग का इन्होंने। जेंजी की इतनी बातें हो रही हैं, आप में से कितने लोग ये PDA समझते हैं? अगर कोई है तो हाथ उठाइए। 1 2। आप लोग सोचिए कि आप लोग का कनेक्ट क्या है। एक चीज और, दलित समझते हो आप लोग? दलित सब समझते हैं ना, पिछड़ा समझते हैं। की डेफिनेशन में कंफ्यूजन है भैया। नहीं समझो, इसीलिए आप जब तरह की डेफिनेशन नहीं, आप एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, देश को बताना चाहता हूं। आज असम और पश्चिम बंगाल में तो जिस प्रकार से कांग्रेस को नकारा गया है, एक और चीज मैं बताऊं सुधांशु जी, जल्दी जल्दी। दिल्ली के अंदर नगर निगम में भी कांग्रेस के अगर पार्षद आए हैं 7 तो वो केवल मुस्लिम थे। हाँ भाई, तो दिल्ली के अंदर भी इनको नकारा गया और केवल मुस्लिम पार्टी का तमगा सबसे पहले दिल्ली ने दिया। हिंदुत्व में सर्वोपरि गर्ल्स की इंपॉर्टेंस होती है, गर्ल्स को माता माना जाता है। आपकी पार्टी इतने टाइम से रूलिंग पार्टी है, बस गर्ल्स की सेफ्टी नहीं है। वैसे गर्ल्स की सेफ्टी कहां पर नहीं है? डाटा है कि कन्विक्शन रेट अगेंस्ट द क्राइम ऑफ वुमेन पूरे वर्ल्ड में, फिर इंडिया में है 22%, यूपी में 50% और बंगाल में, जहां एक दिन भी हमारी सरकार नहीं थी, 3.4%। एनीबॉडी कैन गो एंड चेक। मैम मेरा क्वेश्चन सुधांशु सर से है कि अगर किसी भी विपक्षी नेता पे कोई भी अगर कोई घोटाला होता है तो उस पर ED CBI लगाकर आप लोग उसका खंदान खंगाल देते हैं। अगर नीट पेपर लीक होता है उसमें आपके नेता बोलते हैं, मदन दिलावर, जो बोलते हैं कि नीट का पेपर कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसको क्या बोलना चाहेंगे? जल्दी से जवाब दीजिए। नहीं, देखिए, नीट के बारे में धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्पेशल बैठक ली है। आज NTA के चीफ जो थे वो पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने भी आए हैं और ये पूरी की पूरी जांच CBI को दे दी गई है और पूरी गंभीरता के साथ, और आगे की देर में ये ना हो इसके लिए भी बाकायदा मीटिंग की ली गई है। सारे CBI आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद।